नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार शर्मा स्टडीपुर परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमने वर्ण विचार को पूरा कर लिया है। अब हम आज से नए टॉपिक उच्चारण स्थान को पढ़ना शुरू करेंगे। सभी विद्यार्थी जितना प्यार और प्रेम हमें दे रहे हैं एवं जिस मन से लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, आशा है उसी प्यार प्रेम को हमें देते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं पढ़ाई को जारी रखेंगे। हम उच्चारण स्थान को आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के बारे में हम जानेंगे। जो वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं विद्यार्थियों? कि जो वर्ण जहाँ से, अर्थात हम जितने जो भी हम बोलते हैं, जितने भी वर्णों का हम उच्चारण करते हैं वो कहीं ना कहीं से उत्पन्न होते हैं। तो जो वर्ण जिस कोई चाहे कोई सा भी हो, कोई किसी भी वर्ण का जहाँ से उच्चारण हो रहा है वह उस स्थान से, जिस स्थान से उच्चारित होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान पढ़ना इसलिए आवश्यक है विद्यार्थियों क्योंकि हम कई बार अशुद्ध पढ़ते हैं, ताकि हमारी भाषा शुद्ध हो जाए, परिष्कृत हो जाए, इसलिए हम उच्चारण स्थान को पढ़ते हैं। साथ ही यह व्याकरण में आगे व्याकरण पढ़ने में भी हमारी सहायता करेगा, इसलिए इस विषय को पढ़ना अति आवश्यक है। इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है, सभी वर्ण कहीं ना कहीं से उत्पन्न होते हैं। जो वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है उससे उस स्थान, उस जो वर्ण विशेष वर्ण जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसको उसी का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अर्थात वर्णों को जिस स्थान से उच्चारित किया जाता है वो स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। अर्थात वर्णों को जिस स्थान से उच्चारित किया जाता है, सभी वर्णों को किसी न किसी स्थान से उच्चारित किया जाता है, उस वर्ण, जो वर्ण जहां से उच्चारित होता है वो स्थान क्या कहलाता है विद्यार्थियों? उच्चारण स्थान कहलाता है। आगे हम देखेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। संस्कृत में सामान्यतः सात उच्चारण स्थान होते हैं। सामान्यतः संस्कृत में 7 उच्चारण स्थान होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है? कंठ।
दूसरा होता है तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका एवं अंतिम एवं सातवां है जिह्वा मूल। ये हमारे सामान्यतः संस्कृत में 7 उच्चारण स्थान हैं। जो पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा है दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका और सातवां जिह्वा मूल। एक बार सभी विद्यार्थी यहाँ तक लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम सबसे जो हमारे 7 उच्चारण स्थान हैं उन्हें लिखेंगे। उच्चारण स्थान तो 7 ही होते हैं, लेकिन लिखने में ये 11 हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं आगे उनकी चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले हमारा उच्चारण स्थान है और इसके बारे में जानेंगे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। पहला है अकुह, विसर्ज नियानाम, कंठ। हमारा पहला उच्चारण स्थान कौन सा है विद्यार्थियों? कंठ। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे वो हम देखेंगे। अ का मतलब होता है अ, और इसके साथ में किसका ग्रहण करेंगे हम? आ का भी, क्योंकि अ के साथ आ सवर्ण होता है। इसके बाद में देखेंगे कु, इसके बाद में है कु, और कु का मतलब होता है क वर्ग। और क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और अंगः। इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? अंगः, न नहीं। सभी विद्यार्थी पांचों के पांचों पंचम वर्णों को न ही बोलते हैं, न नहीं होता। इसका उच्चारण क्या होगा? किसकी तरह होगा? ऐसे अंगः के समान। ठीक है, आगे आज से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में कु कै वर्ग हो गया, फिर उसके बाद में ह, और अंत में है विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब होता है विद्यार्थियों विसर्ग। विसर्ग को संस्कृत में क्या कहा जाता है? विसर्जनीय। और इसका इस प्रकार से चिन्ह होता है। इसके बाद में हम दूसरा देखेंगे। ईचु यसानाम तालु। दूसरा हमारा उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। और तालु जो उच्चारण स्थान होता है वह कौन कौन सा क्षेत्र, मुख के अंतर्गत कौन सा हिस्सा होता है? जीभ के नीचे का भाग। ध्यान रखेंगे, जीभ के जो नीचे का भाग होता है, अर्थात जीभ को घुमाने के बाद में जहां से जैसे प्रकार हम ई का उच्चारण स्थान करें या बड़ी ई का उच्चारण स्थान करें, च का उच्चारण स्थान करें, च ई, जहां पर जिह्वा हमारी स्पर्श करती है वही क्या है? तालु का भाग होता है। तो हम देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई दोनों ही, क्योंकि दोनों सवर्ण होते हैं। इसके बाद में आता है चू, और चू का मतलब होता है च वर्ग। और च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ और य। ध्यान रखें विद्यार्थियों, इसका उच्चारण क्या होगा? य, न कि न। ध्यान रखेंगे। और इचू और च वर्ग हो गया, फिर किसका? और इसके बाद में य, और इस स का उच्चारण स्थान भी क्या होता है?
तालु। शंकर वाले श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। अर्थात जहां से हमने ई और च वर्गों का उच्चारण किया या जीभ के नीचे के भाग में जिह्वा को स्पर्श करके उच्चारण किया, वहीं से इस स का उच्चारण स्थान करने पर यह तालव्य स कहलाता है। आगे देखेंगे तीसरा उच्चारण स्थान हम देखते हैं, वह है ऋतु रसाणाम मूर्धा। हमारा जो अगला उच्चारण स्थान है तीसरा, वह है मूर्धा। और मूर्धा का हिस्सा मुख के अंतर्गत कौन सा हिस्सा होता है? जीभ के ऊपर का भाग, अर्थात हमारे मुख का ऊपर का भाग जो होता है वह क्या कहलाता है? मूर्धा। जहां से ट बोलने पर, री बोलने पर, र बोलने पर हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, वह मूर्धा का स्थान कहलाता है। वहीं से इन वर्णों का उच्चारण होता है। हम देखेंगे मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो सर्वप्रथम आया है री, और री के साथ बड़ी री भी सवर्ण होती है, दोनों साथ में आते हैं। इसके बाद में टू, और टू का मतलब होता है ट वर्ग। हमने वर्ण विचार में इन्हें अच्छी प्रकार से पढ़ा है। और ट वर्ग के अंतर्गत ट, ह, ड, ढ और अण, ये वर्ण आते हैं। और इसके बाद में आता है हमारा र भी वहीं से उच्चारित होता है। और यह जो श होता है, इसको भी जिस प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण किया जिह्वा जहां पर लगाकर री और री का उच्चारण किया, वहीं पर इस स को जिह्वा को लगाकर इस स का उच्चारण स्थान करने पर यह स बोला जाएगा और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। आगे देखेंगे हमारा चौथा उच्चारण स्थान है, चौथा उच्चारण स्थान है विद्यार्थियों ऋतु लसानाम दंताः। यहाँ पर दंताः बहुवचन इसलिए आया है क्योंकि हमारे मुख के अंतर्गत दांत बहुत सारे होते हैं, एक या दो नहीं होते, बहुत होते हैं, 32 होते हैं। इसलिए यहाँ पर दो या दो से अधिक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर दंता आया है। आगे देखेंगे दांत जिह्वा दांत को स्पर्श जब करती है तो वहां से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। तो सबसे पहले आता है री, और री का दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए केवल री। और तू का मतलब होता है तय वर्ग, और तय वर्ग के अंतर्गत आता है त, ह, द, ध और न। ध्यान रखें, न सिर्फ इसी को बोलेंगे, इसे अण बोलेंगे, और च वर्ग के अंतर्गत पंचम वर्ण को यह बोलेंगे, और क वर्ग के अंतर्गत आने वाले पंचम वर्ण को अंग के समान उच्चारण करेंगे। और इसके बाद में आता है ल, और जिह्वा को दांत के स्पर्श करने पर इस स का उच्चारण स्थान करने पर यह स कैसा, कौन सा उच्चारण स्थान कहलाएगा? इसका दंत्य। इसको यहां तक एक बार सभी विद्यार्थी लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पांचवा हमारा उच्चारण स्थान है पूपू पद्मानिया नाम औष्ठौ। पूपू पद्मानिया नाम औष्ठौ। यहाँ पर औष्ठौ द्विवचन इसलिए लिखा है
जैसे राम है रामौ होता है द्विवचन का, वैसे ओष्ठ ओष्ठौ द्विवचन इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे होठ कितने हैं, दो, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अब हमारे होठों से उच्चारित होने वाले शब्दों का हम देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है ऊ, और इसी के साथ कौन सा वर्ण आएगा, ऊ, क्योंकि ये दोनों सवर्ण होते हैं। ऊ बोलेंगे तब आप देखेंगे हमारे दोनों होठों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला वर्ण है प वर्ग, जिसको हम यहाँ पर आया है उसके लिए पू, और पू का मतलब होता है पै वर्ग, और पै वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो है प, फ, ब, भ और म। इसके बाद में हमारे पास अगला वर्ण है, वह है उपधमानीय। और उपधमानीय वर्ण कौन से होते हैं, हमने वर्ण विचारों में पढ़ा है, अर्ध विसर्ग वाले प और ह, इन दोनों का उच्चारण स्थान में क्या होता है विद्यार्थियों, ओष्ठ। और उपधमानीय यानी इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। इसके बाद में हमारा छठा उच्चारण स्थान है यमंग नाम नासिका च। अर्थात अब देखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ण हैं जो नासिका से उच्चारित होते हैं। तो इसके अंतर्गत देखें या, इससे पहले सबसे पहले हम अर्थ लेंगे इस चय का। चय का अर्थ होता है और य म अंग ण न एवं मैं का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। क्या है उच्चारण स्थान विद्यार्थियों, नासिका और नासिका। यहाँ पर इस और का प्रयोग इसलिए किया गया है विद्यार्थियों क्योंकि ये सभी जो यहाँ पर सभी वर्गों के अंतिम पंचम वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अपने वर्गों के साथ भी उच्चारित होते हैं। अर्थात हम देखेंगे ये जो य है, ईचू ऐसा नाम तालु, तालु भी इसका उच्चारण स्थान है और नासिका भी है। अर्थात इसी य के दो उच्चारण स्थान है, कौन कौन से हैं, तालु और नासिका। उसी प्रकार मैं का हो जाएगा ओष्ठ और नासिका, उसी प्रकार अंगय का हो जाएगा कंठ और नासिका, उसी प्रकार इस अणय का हो जाएगा मूर्धा और नासिका, और नय का हो जाएगा दंत एवं नासिका, और मैं का हो जाएगा वह ओष्ठ और नासिका। ये मैं एक बार ही आएगा, ये अंत में मैं नहीं आएगा, यहीं पाए आएगा मैं। आगे हम देखेंगे, हम यहाँ पर इनके बारे में लिखेंगे। जो यह हैं इनके दो उच्चारण स्थान हैं, कौन कौन से, तालु और नासिका। यहाँ के बाद में माँ और मैं का पै वर्ग के अंतर्गत भी आता है, तो इसका एक उच्चारण स्थान तो ओष्ठ हो गया और दूसरा नासिका। और इसके बाद में है अंग, और अंग के दो उच्चारण स्थान कौन कौन से हो गए, एक तो कै वर्ग के साथ कंठ और दूसरा नासिका। इसके बाद में हम देखेंगे ण, और ण के दो उच्चारण स्थान कौन कौन से हो गए विद्यार्थियों, मूर्धा, ट वर्ग के अंतर्गत आता है इसलिए मूर्धा, और नाक से भी बोला जाता है इसलिए नासिका। इन सभी उच्चारण वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका इसलिए है क्योंकि इनको नाक की सहायता से बोला जाता है। और अंतिम है हमारा न, और न तय वर्ग के अंतर्गत आने के कारण एक उच्चारण स्थान तो इसका दंत है और दूसरा नासिका। सभी विद्यार्थी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, यहाँ तक एक बार उतारें फिर आगे बढ़ते हैं।
हमारा सातवां उच्चारण स्थान है ए दई तऊ कंठ तालु। हमारा अगला उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ और तालु। अब यहाँ पर दो दो उच्चारण स्थान आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए दईतो अर्थात दोनों ए और आई, इनके उच्चारण स्थान क्या हैं? कंठ तालु। यहाँ पर दो उच्चारण स्थान कैसे हैं वो हम समझेंगे विद्यार्थियों। ए जो होता है यह अ प्लस ई से मिलकर बना होता है। तो हमने पढ़ा ए का उच्चारण स्थान क्या होता है विद्यार्थियों? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ईचु यशानाम तालु। तो दोनों को मिलाने पर क्या हुआ? कंठ थालु। वैसे इन दोनों को मिलाने पर क्या बना? ए। तो इन दोनों से मिलकर यह संयुक्त स्वर है, इसलिए इनका संयुक्त ही उच्चारण स्थान होगा। उसी प्रकार हम आगे देखेंगे। दूसरा है हमारे पास आई, और जो आई होता है यह अ प्लस ए से मिलकर बना होता है। यह गुण स्वर है, यह वृद्धि स्वर है। तो ए का उच्चारण स्थान वैसे कंठ होता है, और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ थालु। तो हम यहाँ पर सीधा भी कंठ तालु लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। अगला हमारा उच्चारण स्थान होगा औदौतो कंठोष्ठम। अगला उच्चारण स्थान है कंठोष्ठम। और यह क्या कह रहा है वो देखें कि औदौतो का मतलब होता है ओ और आओ, और इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या बताया इसने? कंठोष्ठ। अब इसे भी समझे कि यह है किस प्रकार से कंठोष्ठ है, कि जिस प्रकार ओ वर्ण है यह संयुक्त है, अर्थात अ प्लस उ से मिलकर बना होता है। तो ए का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और उ का उपपद्मान्यानाम ओष्ठौ, ओष्ठ होता है। और जब कंठ और ओष्ठ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कंठोष्ठ। ठीक है विद्यार्थियों, ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। उसी प्रकार हम औ का भी देख सकते हैं। औ जो वर्ण है वह बनता है ए प्लस औ से, और ए का उच्चारण स्थान कंठ, और औ का ओ यहाँ पर औ से ए और औ से भी औ बनता है। और यहाँ पर हम चाहें तो ए प्लस ओ भी रख सकते हैं, दोनों ही सही है। और ओ का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा ही है कंठोष्ठ है, तो हम सीधा इनको कंठोष्ठ भी कह सकते हैं। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठोष्ठ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा उच्चारण स्थान है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वकार का यानी इस व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। अर्थात दांत और ओष्ठ की मदद से व को बोला जाता है। आप व को उच्चरित करके देखेंगे, बोलकर देखेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि हमारे जो ओष्ठ हैं वह दांतों को स्पर्श कर रहे हैं। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ।
आगे हमारा अगला उच्चारण स्थान हम देखेंगे जिव्या मूलीयश्च जिव्या मूलम, अर्थात जिव्या मूलीय वर्णों का जिव्या मूल ही उच्चारण स्थान होता है। जिव्या का मूल, हमारी जीव का जो मूल होता है वहीं से जिव्या मूल वर्णों का उच्चारण होता है। और जिव्या मूल वर्ण हमने पढ़े थे वर्ण विचार में, कौन कौन से होते हैं? अर्ध विसर्ग से युक्त क और थ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है विद्यार्थियों? जिव्या मूल। इसके बाद में हमारा अंतिम उच्चारण स्थान है, वह है अनुस्वारस्य नासिका, अर्थात अनुस्वार यानी स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका से। नाक से बोला जाता है अनुस्वार को, इसलिए नासिका उच्चारण स्थान इसका होता है। एक बार हम सभी का रिवीजन करेंगे, देखेंगे, ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आए। जो वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उससे उस वर्ण का उच्चारण स्थान या उस स्थान विशेष कहा जाता है। अर्थात वर्णों को जिस स्थान से उच्चारित किया जाता है वह उस स्थान को क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान। संस्कृत में सामान्यतः कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 7। वो कौन कौन से हैं? पहला है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका, सातवां जिव्या मूल। इसके बाद में हमने देखा कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, प्रथम उच्चारण स्थान कौन सा हमारा? कंठ। यहां से आप हमारे साथ उच्चारण करें, अ आ क ख ग घ अंग ह। और ऐसे ही विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कहाँ से? आप सब इन वर्णों को उच्चारण करने पर पाएंगे कि हमारे कंठ पर अधिक जोर पड़ रहा है, अर्थात इन वर्णों का जो जन्म हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, वो कंठ से हो रहा है, इसलिए इन्हें कंठीय वर्ण कहा गया। इसके बाद में दूसरा है ईचु यसानाम तालु, अर्थात ई च छ ज झ य और श। इन सभी वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें जीव को तालव्य स्थान, अर्थात जीभ के नीचे का जो भाग है वहां पर लगाना होगा, इसलिए इन सभी वर्णों को क्या कहा गया है? तालव्य वर्ण। आगे हमारा अगला तीसरा उच्चारण स्थान है ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात मूर्धा जीभ के ऊपर का भाग, वहां पर जीभ लगाकर जब हम री का उच्चारण स्थान करेंगे, री री ट ठ ड ढ ण र और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा के स्थान पर जिह्वा लगने से होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा गया है। अगला हमारा उच्चारण स्थान है ऋतुलसानाम दंता, अर्थात ली और तय वर्ग ता थ द ध न ला और स, अर्थात इन सभी वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमारे जिह्वा के भाग को दांत का स्पर्श करना आवश्यक है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहा गया है। आगे हम देखेंगे हमारा अगला उच्चारण स्थान है उपु पद्मानिया नाम ओष्टो। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पू में दीर्घ ऊ है, और ये दीर्घ ऊ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पू यानी छोटा ऊ है इसमें पै में, और आगे उपदमानीय वाला ऊ है, और हमें पता है दीर्घ संधि में छोटा ऊ और छोटा ऊ कैसा हो जाता है? बड़ा ऊ। तो ध्यान रखेंगे, उपु पद्मानिया नाम ओष्टो, अर्थात दोनों ऊ, फिर प फ ब भ म, इन सभी वर्ण और साथ में उपदमानीय वर्ण अर्ध विसर्ग से युक्त प और फ, इन सभी वर्णों को उच्चारित करने पर आप जानेंगे कि ओष्ठ का हम सहायता ले रहे हैं, होठों की हम सहायता ले रहे हैं, इसलिए इन सभी वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहा गया है। अगला हमारा उच्चारण स्थान है यमगणनम नासिका। ध्यान रखें यहाँ पर नासिका है,
नासिका च, च यानी और यानी हमने अभी जाना है सभी वर्गों के पंचम वर्ण है। यहाँ च वर्ग का है, म प वर्ग का है, अंग क वर्ग का है, न ट वर्ग का है और न त वर्ग का है। इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान अपने वर्गों के साथ भी, अब वर्गों के साथ उच्चारण स्थान तो है ही, साथ में ये नाक से बोले जाने के कारण नासिका वर्ण भी इन्हें कहा जाता है। तो हम देखेंगे जो यह होता है उसका उच्चारण स्थान तालु के साथ नासिका, जो मैं होता है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ के साथ नासिका, वही जैसे अंग का उच्चारण स्थान कंठ के साथ नासिका, वैसे ही ण का मूर्धा के साथ नासिका, वैसा ही न यानी दंत के साथ नासिका। सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, हमारा सातवां उच्चारण स्थान है ए दयितो कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। यह जो ए और ऐ है संयुक्त स्वर होने के कारण इनके उच्चारण स्थान भी दो दो हैं। जिस प्रकार ए और ई से मिलकर बना, ए का उच्चारण स्थान अलग, ई का उच्चारण स्थान अलग होता है, लेकिन मिलकर वर्ण एक बना, इसलिए इनके उच्चारण स्थानों को भी एक कर दिया गया। अर्थात हम जब ए को बोलेंगे तो कंठ और तालु का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसे कंठ तालु। वैसे ही ऐ का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। आगे हमारा आठवां उच्चारण स्थान है औ दौ तो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अर्थात ओ को जब हम बोलेंगे तो कंठ के साथ ओष्ठों का भी प्रयोग होगा। जैसे अ का हमारा जो ओ है वह अ और ऊ से मिलकर बना है, जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओ का ओष्ठ होता है, इसलिए यहाँ पर दो वर्णों का संयोग है, दो वर्णों की संधि है, संयुक्त है, इसलिए इनके उच्चारण स्थान भी दो हो गए हैं। आगे हम देखेंगे वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण करते समय हम दांत और ओष्ठ का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे दंतोष्ठ कहा गया है। जिव्यामूलीयस्य जिव्यामूलम, अर्थात अर्ध विसर्ग से युक्त क और ख का उच्चारण स्थान जिव्या का मूल, अर्थात जिव्या जहां से शुरू हो रही है वह जिव्या का मूल इनका उच्चारण स्थान होता है, अर्थात कंठ के बिल्कुल पास में। और अनुस्वारस्य नासिकाच्छ, अर्थात अनुस्वार यह जो एक बिंदु है स्वर के साथ प्रयोग की जाती है, स्वर के विसर्गों के स्वर वर्णों के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है और इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका होता है। तो हमने देखा कि जो 7 प्रमुख उच्चारण स्थान हैं जो हमने शुरू में लिखे, वो इसलिए उनको साथ लिखा गया है क्योंकि उन सभी का उच्चारण स्थान किसी एक पर्टिकुलर किसी एक स्थान विशेष से उनका उच्चारण हुआ है। साथ में ये 11 इसलिए हो गए हैं क्योंकि कुछ वर्णों के उच्चारण स्थान दो दो है, और जिनके उच्चारण स्थान दो हैं उनको सामान्यतः उच्चारण स्थान की सामान्यतः गिनती में नहीं रखा जाता है। जैसे वकार ऐसे दंतोष्टम है, और ऐदे तो कंठ तालु, औदो तो कंठोष्ठम है, और यम वर्णम नासिका च, इन सब के दो दो उच्चारण स्थान होने के कारण इनको वहां पर ऊपर नहीं गिना गया है। नासिका, वहां जो नासिका हमारा छठा भेद लिया गया है वो अनुस्वार के लिए लिया गया है, अर्थात अनुस्वार का सिर्फ नासिका ही उच्चारण स्थान होता है, एक ही उच्चारण स्थान होता है। इसके साथ में हम लिखते हैं कि या म अंग न न और म, इन वर्णों का उच्चारण स्थान अपने अपने वर्गों के साथ तो है ही, साथ ही नासिका भी इनका उच्चारण स्थान है। अर्थात आप मेरी बात को समझे कि यम गण न म, ये हमारे जो 5 वर्गों के अंतिम 5 वर्ण हैं, इनके कितने उच्चारण स्थान होते हैं? दो दो, जो हम पूर्व में जान चुके हैं।
आगे एक लाइन और लिखेंगे, एक लाइन है। हाँ, और छोटा कर दो। ठीक है। हम्म लिखेंगे कि विसर्ग एवं अर्ध विसर्ग विसर्ग एवं अर्ध विसर्ग जिस स्वर या वर्ण पर आश्रित होते हैं या आश्रित रहते हैं उसके अनुसार उनका उच्चारण स्थान परिवर्तन हो जाता है। अर्थात विसर्ग एवं अर्ध विसर्ग जिस स्वर या वर्ण पर आश्रित रहते हैं उसके अनुसार उनका उच्चारण स्थान परिवर्तन हो जाता है। इस बात को समझेंगे विद्यार्थियों। सामान्यतः अगर विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए तो उसका उच्चारण स्थान सिर्फ क्या बताएंगे, कंठ, क्योंकि हमने पढ़ा है ऐको है विसर्जनीय नाम कंठ है। संस्कृत में विसर्ग को क्या कहा गया है, विसर्जनीय। लेकिन जैसे आह के साथ विसर्ग आएगा तो यह आह के समान उच्चारण, विसर्ग का हमने पढ़ा था व्यंजन के वर्ण के समान ही इसका क्या होता है, उच्चारण होता है। तो इसका उच्चारण से अ के आगे विसर्ग लगने से, जैसे राम, तो इसका उच्चारण कैसे होगा, राम के समान, इसके समान। जिस प्रकार अब ओ के आगे विसर्ग लगाने पर इसका उच्चारण किसके समान होगा, ओ हो। यानी यहाँ पर कंठ इसका उच्चारण स्थान हो गया था विसर्ग का, लेकिन अब विसर्ग ओ के वर्ण स्वर के साथ आया है और ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, इसलिए इस विसर्ग का उच्चारण स्थान इस समय कंठोष्ठ हो जाएगा। और विसर्ग का जो विसर्ग है वो है के समान उच्चरित न होकर के हो के समान उच्चरित होगा। जैसे षष्ठी की द्विवचन, षष्ठी विभक्ति का राम का द्विवचन होता है रामयो हो, और इसको किस प्रकार उच्चारित करेंगे, अब राम यो हो, इस प्रकार उच्चारित करेंगे। अब आप भली प्रकार से समझ गए होंगे कि विसर्ग और अर्ध विसर्ग जिस स्वर या वर्ण पर आश्रित रहते हैं उसके अनुसार उनका उच्चारण स्थान परिवर्तन हो जाता है।